नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर से अपने इस परिवार में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज फिर से हम सुंडा की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, सर आप ये पुराना वाला वर्जन पढ़ा रहे हो, नया वाला वर्जन पढ़ाइए। तो कोई बात नहीं है, पुराने वाले वर्जन में बस ये था कि उसकी पीडीएफ मेरे पास रखी थी, उसी में हम नए वाले वर्जन की चीज़ें जोड़ के पढ़ा रहे थे। कोई बात नहीं, आप लोगों ने कहा है तो हम आप लोगों को नए वाले से पढ़ाएंगे। बस क्या है, उसकी पीडीएफ मेरे पास रखी थी, इसकी पीडीएफ हमको बनानी पड़ेगी, तो इतना तो आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जिन लोगों ने कल वाली क्लास देख ली अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग ना देखें, इसको ही देखें और इससे आगे कंटिन्यू करें। तो आज इसमें फिर से हम पहली क्लास ही पढ़ाएंगे, शुरुआत से इसको लेके चलेंगे क्योंकि जो बच्चे कल वाली नहीं देखे थे तो आज वाली देखेंगे तो उनको भी कोई नुकसान ना झेलना पड़े। अब देखिए, नेमराज सुंडा के बारे में पहली क्लास है तो इसमें थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि कल वाली क्लास जिन लोगों ने देखी होगी वो वाली तो आज वाली देखेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखी होगी वो भी देखेंगे। तो नेमराज सुंडा के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। देखिए, एक कहावत भी है, जिसने इसको पढ़ा नहीं वो एग्रीकल्चर का सगा नहीं, क्योंकि ये किताब ही ऐसी है कि इससे चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो बच्चा, चाहे छोटे एग्जाम की कर रहा हो चाहे बड़े एग्जाम की कर रहा हो, वो नेमराज सुंडा की किताब जरूर पढ़ता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए रामबाण होती है। तो इसी को आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा। और देखिए, देखते जाइए, डेली आप लोग देखिएगा, 20-20 पेज करके पढ़ेंगे तो 20-20 पेज करके लगभग 20 दिन में आप लोगों की ये जो है वो सुंडा की किताब जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं इसका एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री पढ़ेंगे। दूसरा, जनरल एग्रीकल्चर में भी कुछ पार्ट पढ़ेंगे, यानी 20 पेज पढ़ेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कुछ टर्म हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर कैसा है? एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड एगर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब जिसके पीछे आप लोगों को कल्चर लगा मिल जाए वो सारे के सारे लैटिन वर्ड होंगे, जिसके पीछे नॉमी मिल जाए, बाई मिल जाए या लॉजी मिल जाए वो सारे के सारे आपके ग्रीक वर्ड होंगे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में आप लोग लगा देंगे ग्रीक, लेकिन ये आपका क्या है, अपवाद है। ये लैटिन और ग्रीक दोनों है। इसमें पोमम जो है वो लैटिन वर्ड है और ग्रीक जो है वो लोगस, लोगोस वाला ग्रीक वर्ड है। दो अपवाद हैं केवल, वो आप लोग याद रख लीजिए। बाकी केवल लॉजी या बाई मिल जाए तो आप लोग क्या लगा देंगे, ग्रीक लगा देंगे। अपवाद कौन कौन से हैं? एक पोमोलॉजी है और एक माइक्रोबायोलॉजी है। ये दो आपके ग्रीक वर्ड नहीं है, बाकी सारे के सारे लॉजी वाले क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। अगला देखिए, हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है, पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक दोनों है। ओलेरिकल्चर, कल्चर मिल गया, लैटिन वर्ड होगा। फ्लोरिकल्चर भी आपका लैटिन वर्ड है। एक्सटेंशन भी आपका लैटिन वर्ड है। एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, यानी बाहर की तरफ खींचना। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार करना, जैसे कोई चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। किसके माध्यम से पहुँचता है? एक्सटेंशन के माध्यम से पहुँचता है। अब सॉइल कैसा है हमारा? सॉइल हमारा लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के जो ऊपर का फ्लोर होता है। सॉइल को हम लोग लिखते हैं SOIL। तो इसको हम सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ भी बोलते हैं, यानी अनंत जीवन की आत्मा कहा जाता है किसको? मृदा को। अब बायोडायनामिक्स, यहाँ पे पहले मॉनसून की बात कर रहे हैं, तो मॉनसून जो है, मॉनसून आपका अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन। अब बायोडायनामिक्स ग्रीक वर्ड बायोस का मतलब होता है लाइफ और डायनामिक्स का मतलब होता है एनर्जी। ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग को हम लोग मार्केट गार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं, मार्केट गार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम वो सब्जियां उगाते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और ये जो गार्डनिंग की जाती है ये मार्केट के पास में की जाती है, ताकि हमारी जैसे ही सब्जियां पके हम तुरंत उसको मार्केट में पहुंचा दें ताकि ख़राब ना हो पाए। तो ट्रक गार्डनिंग जो है, इसमें ट्रक जो है वो टॉर्क्योर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी व्यापार करने से संबंधित है। तो ट्रक में हम लोग भर के भेज देते हैं इन सब्जियों को जल्दी से मार्केट में, ताकि वो ख़राब ना हो पाए, क्योंकि वो पेरिसेबल होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, निमेटोड कैसा है हमारा? निमेटोड ग्रीक वर्ड नीमा से लिया गया है। नीमा का मतलब होता है थ्रेड और टॉयड का मतलब होता है फॉर्म, यानी पतले धागे के समान हमारे पाए जाते हैं निमेटोड। अब पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड हैं। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी दोनों सॉइल साइंस की ब्रांच हैं।
पेड़ों को आप लोग याद रखिएगा, पेड़ों को आप लोग याद रखेंगे पैदा से, यानी पेडोलॉजी में हम लोग सॉइल के पैदा होने की यानी सॉइल के ओरिजिन की स्टडी करते हैं, और एडेफोलॉजी में हम सॉइल के क्रॉप के रिलेशन में स्टडी करते हैं। अब मार्केट हमारा कैसा है, तो मार्केट हमारा जो है, मार्केट मार्केटस से लिया गया है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार करने की जगह। इवोल्यूशन भी हमारा लैटिन वर्ड इवोल्यूटियो से लिया गया है जिसका मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट यानी विकास होना। आगे देखिएगा, एंजाइम जो है, एंजाइम हमारा ग्रीक वर्ड, एन मीनिंग होता है इन और जाइम मीनिंग होता है फर्मेंट या लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं ये एंजाइम। क्रेडिट हमारा लैटिन वर्ड क्रेडो से लिया गया है जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू, हम तुम पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो क्रेडिट मतलब होता है कर्ज, और कर्ज आदमी आपको तभी देगा जब वो आप पे भरोसा करेगा। लेग्यूम जो है, लेग्यूम आपका लैटिन वर्ड लेग्यूमनस से बना है। पल्सिस भी लैटिन वर्ड है। सीरियस आपका रोमन वर्ड है। और शुगर कैन आपका संस्कृति वर्ड जो सॉरी यार सरकरा से लिया गया है। कॉटन कैसा है, कॉटन भी आपका संस्कृति का वर्ड है। ग्राउंड नट आपका ग्रीक वर्ड आर्ची से लिया गया है, ग्राउंड नट का, और वो साइंटिफिक नेम क्या होता है, आर्चिस हाइपोजिया होता है। तो ग्राउंड नट जो है ग्रीक वर्ड है आपका। रबी खरीफ जायद ये तीनों के तीनों आपके अरेबिक वर्ड हैं। सोसाइटी आपका लैटिन वर्ड सोसाइटस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्वक। बल्गराइजेशन जो है, बल्गराइजेशन आपका फ्रेंच वर्ड बल्गराइज से लिया गया है जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज। आगे बात करते हैं, तो सेल जो है, सेल हमारा लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक यूनिट की तरह काम करता है किसी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में। इन विवो और इन विट्रो दोनों के दोनों आपके लैटिन वर्ड हैं। इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द गिलास, यानी अगर हम लोग मेल और फीमेल गैमेट को ले जाके उनका फर्टिलाइजेशन गिलास के अंदर करा रहे हैं लैब में ले जाके, तो हमारा इन विट्रो हो जाएगा। और इन विवो, वो विवो वाला फ़ोन अपना, तो विवो में क्या होता है, इन विवो में हम जैसे सीमन ले जाके क्या कर दिए, किसी गाय में या भैंस में सीमन ले जाके डाल दिए, तो यानी वो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, लिविंग के अंदर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन विवो हो जाएगा। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड आपका ग्रीक वर्ड होता है, प्लास्टिकस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड और मोल्डेड। अब आपका इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी ओइकोस से बना है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, यानी इकोलॉजी में हम अपने घर के अड़ोस पड़ोस का जो वातावरण होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एंटमोलॉजी कैसा है, एंटमोलॉजी ग्रीक वर्ड एंटमोन से लिया गया है जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट को भी अगर हम तोड़ेंगे तो ये होता है कट इनटू सेक्शन, यानी सेक्शन में बटा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड है, आर्थ्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड, और पोडस का मतलब होता है लेग, यानी उसके जो पैर होते हैं वो सेगमेंट में बटे होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने, सॉरी यार, इसके जो पैर होते हैं वो तो 5 पार्ट में बटे होते हैं, कितने, 5 पार्ट में। बॉडी जो है इसकी इंसेक्ट की वो 3 पार्ट में बटी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, लेकिन इसके जो पैर होते हैं वो 5 पार्ट में। आगे बात कर लेते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और पैथोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं रोगों का। तो फाइटोपैथोलॉजी में हम लोग प्लांट्स के डिजीज की स्टडी करते हैं। फंजीसाइड क्या है, फंजीसाइड आपका लैटिन वर्ड है। फाइटोपैथोलॉजी, लॉजी लग गया तो क्या हो जाएगा, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। फंजीसाइड आपका लैटिन वर्ड लिया गया है जिसमें फंजाई का मतलब होता है फंगस, और साइड का मतलब होता है किल करना। साइड सैडो से बना है जिसका मतलब होता है किल करना या मारना। तो फंजी साइड लगा है, फंगस के पीछे साइड लगा है, तो ये क्या करेगा, फंगस को मारेगा। अब साइड जिसके भी पीछे लग जाए वो उसको मारेगा, जैसे निमेटीसाइड बना दो, इंसेक्टिसाइड बना दो, बीडीसाइड बना दो, और जर्मीसाइड बना दो, जर्म को मारने वाला जर्मीसाइड। और किसी को मारना है उसके नाम के पीछे साइड लगा दो तो वो उसको क्या करेगा, मारेगा। अब आगे देखिए, मेटेरोलॉजी जो है, मेटेरोलॉजी ग्रीक वर्ड मेटेरोस से बना है जिसका मतलब होता है एबव द अर्थ सरफेस, यानी इसके बारे में, इसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करते हैं जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है। सोशियोलॉजी कैसा है, सोशियोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड हैं। सोशियोलॉजी में भी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड हैं। यहाँ पे सोशियस जो है वो, सोशियस का मतलब होता है, सोशियस का मतलब कैंपेनियन, और ग्रीक वर्ड लोगस का मतलब होता है स्पीच। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया है। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड।
और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा जो घर चल रहा है उसमें खर्चे कितने हो रहे हैं, तो हम पूरे उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपने हाउस होल्ड मैनेजमेंट का अध्ययन किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। साइकोलॉजी में क्या करते हैं, साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड साइको से लिया गया है। साइक का मतलब होता है सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, सोल का मतलब होता है आत्मा। यानी साइकोलॉजी में हम आत्मा का अध्ययन कर लेते हैं, यानी आदमी के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर घुस के हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो आपको आपके सामने बैठे होंगे तो आपके सामने बैठे बैठे आपको बिना आप कुछ बात किए ऐसे ही बता देंगे कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। इसलिए जो साइकोलॉजी पढ़े हो उनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो बिना देखे ही आप लोगों को बता देंगे अगर आप लोग उनके सामने पड़ गए तो। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्डर से लिया गया है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हिस्ट्री को आप लोग, सबसे पहले हमारा आया था बंदर और लंगूर जो आए थे वो 40 मिलियन ईयर्स एगो में आए थे। 40 मिलियन ईयर्स एगो में हमारे मंकी और एप्स का इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर्स एगो यानी 1.5 मिलियन साल पहले पहला ट्रू मैन आया था, होमो इरेक्टस। कहाँ पे देखा गया था, इंडोनेशिया और अफ्रीका में। अब देखिए होमो का मतलब होता है कंटिन्यूस यानी लगातार, और इरेक्टस का मतलब होता है, इरेक्ट जो है वो इरेक्ट से बना है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, यानी जो होमो इरेक्टस थे वो कल लगातार क्या खड़ा होने, सीधे खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे। पहले 4 पैरों पे चलता था आदमी, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके 2 पैर पे आ गया, धीरे धीरे करके वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करता गया तो 2 पैर पे आ गया। अब हमारा जो क्रोमैग्नन मैन है, क्रोमैग्नन या होमो सेपियंस सेपियंस जो है वो 32,000 साल में आया था। यानी होमो सेपियंस, सेपियंस का मतलब होता है जिसमें बुद्धि का विकास हो गया, जिसमें सोचने की क्षमता आ गई, लर्निंग हैबिट होती है। सेपियंस का मतलब लर्निंग हैबिट, यानी ये जो है इसको सीखने की जिज्ञासा रहती है, लगातार सीखता ही रहता है। जो हमारा मॉडर्न मैन होता है, हम लोग भी लगातार सीखते रहते हैं, कभी कुछ सीख लिए कभी कुछ सीख लिए। 10,000 BC में हम लोगों ने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। कुत्ते को कब पालना शुरू किए, तो कुत्ते को हम लोगों ने 10,000 BC में पालना शुरू कर दिया, और इसकी मदद से हम लोग शिकार करने लगे। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले हम लोग जानवरों को मार के ऐसे ही कच्चा मांस खाते थे। क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, पकाते भी नहीं थे। फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किया तो जानवरों को हम पका कर खाने लगे, जानवरों के मांस को पकाकर खाने लगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने कुत्ते को पाल लिया। कुत्ते को पाल लिया तो फिर कुत्ते की मदद से हम लोग शिकार करने लगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग जंगलों में जा जाके वहाँ से पत्तियाँ, फल और बीज को इकट्ठा करके उनका उपभोग करने लगे। और तभी क्या हुआ, तभी फिर एक आध बीज उग आया होगा तो आदमी ने दिमाग लगाया होगा कि ये उग कैसे आया, तो फिर उसको फिर उगाने लगे होंगे। तो हमारा कृषि जो है, कृषि हमारा 7500 BC में शुरू हुआ था। कब, 7500 BC में हमारा कृषि शुरू हुआ था। तब हमने किस किस का कल्टीवेशन किया था, तो व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन किया था। किसका, व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन किया था। तो सब व्हीट एंड बार्ले में भी सबसे पहले पूछा जाए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन 7500 BC में शुरू हो गया था। और इन दोनों में भी सबसे पहले पूछा जाए तो बार्ले यानी जौ का कल्टीवेशन हुआ था। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमें, तो मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 8700 BC में भेड़ पालन शुरू कर दिया, और 7700 BC में बकरी का पालन शुरू कर दिया। उसके बाद कृषि शुरू कर दी 7500 BC में। ये याद रखिएगा, आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे यहाँ कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो 7500 BC में हुई थी, और सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले को उगाया गया था। फिर हमने कैटल एंड पिग्स, मेज, राइस ये सब उगाना शुरू कर दिया। अब देखिए सबसे पहले धातु जो है, सबसे पहले धातु खोजी गई थी, मेटल खोजा गया था, तांबा। तांबा यानी कॉपर खोजा गया था। उसके बाद 3000 BC में खोजा गया है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज धातु यानी कांसा जो है वो कब खोजा गया है, 3000 BC में। उसके बाद हम लोगों ने 2900 BC में क्या किया, 2900 BC में
हम लोगों ने हल बना लिया और इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट कर दी, यानी सिंचित खेती की शुरुआत कर दी हम लोगों ने। कब? 2900 बीसी में। और 2700 बीसी में यहाँ चाइना क्या कर रहा था? चाइना ने 2700 बीसी में डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया सिल्क मौत का, यानी रेशम का कीड़ा जो होता है वो 2700 बीसी में चाइना ने शुरू कर दिया था। इसने चुपके से शुरू किया था, किसी को बताया नहीं। बहुत सालों बाद ये पता चला है, पहले ये इससे ऐसे ही डुके छुपे इसको पालता रहा ताकि कोई जान ना ले। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सोरगम का कल्टीवेशन हम लोगों ने 1725 में शुरू कर दिया। और कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन का कल्टीवेशन जो है वो हम लोगों ने कब शुरू किया? 1500 बीसी में। और इसी समय हम लोगों ने कुओं से सिंचाई करना स्टार्ट कर दिया कब? 1500 बीसी में। और आयरन का यूज किया गया था मिडिल ईस्ट में 1400 बीसी में। 1400 बीसी में आयरन का यूज किया गया था। अब यहाँ पे देखिए 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी में हमारे यहाँ बहुत सारी क्रॉप जो हैं वो पुर्तगाल से इंट्रोड्यूस कराई गई। पहले पुर्तगाली हमारे यहाँ आते रहते थे तो उन्हें अच्छा लगा होगा, यहाँ पे जो वहाँ पे जो चीज़ें खाते रहते होंगे यहाँ पे नहीं मिलती होगी, तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा इनको हम लोग भारत में ले जाके उगाएंगे जाके। तो वो कौन कौन सी क्रॉप लेके आए थे? तो वो लेके आए थे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरारूट, कसावा, टोमेटो, चिली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, काजूनट, टबैको, अमेरिकन कॉटन और रबर। ये सब कहाँ से लेके आए थे? ये सब पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल से आया था, इंट्रोड्यूस कराया गया। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने बॉटनी में सुना होगा, जो क्रॉप वहाँ पे पहले नहीं उगाई जा रही हो उस एरिया में उसको उगाना ही क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है, एक सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है, और एक माइक्रो इंट्रोडक्शन भी होता है। इनको आप लोग बॉटनी में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा 1550 में क्या हुआ था? 1550 में आप लोगों ने सुना होगा जो ग्राफ्टिंग टेक्निक होती है हॉर्टिकल्चर की, वो भी हमारी पुर्तगाल से ही इंट्रोड्यूस कराई गई है 1550 ईस्वी में। यहाँ पे 1845 में आयरिश फेमाइन देखने को मिला। 1845 में क्या हुआ? आयरिश फेमाइन देखने को मिल गया हमको। आयरिश फेमाइन कहाँ पे? ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। किसके कारण? आलू के पछेती झुलता रोग के कारण 1845 में आयरिश फेमान आया था आयरलैंड में, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए थे। 1865 में भी, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी कारण बहुत सारे फेमाइन आ रहे थे, तो इसी कारण हम लोगों ने 1880 में क्या किया? 1880 में फेमाइन कमीशन का गठन कर दिया। यानी 1845 में आयरिश फेमान आया, 1880 में हम लोगों ने आयरिश फेमाइन कमीशन का गठन कर दिया। फेमाइन होता है अकाल, अकालों को रोकने के लिए। 1875 में देखिए हम लोगों ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कर ली। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो पहले मुंबई में स्थापित किया गया था, लेकिन इसको अब प्रेजेंट में ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। प्रेजेंट में ये नई दिल्ली में है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये आईएमडी की सबसे ऊंची साइट एक खोली गई है हाल ही में। कहाँ पे? ये लद्दाख में खोली गई है। कहाँ पे? लद्दाख। आईएमडी की सबसे ऊंची साइट। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख में आईएमडी की सबसे ऊंची साइट खोजी गई है हमारे यहाँ। यहाँ पे देखिएगा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 1871 में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स DRAC जो है वो 1871 में इस्टेब्लिश किया गया था। फेमाइन कमीशन हमारा 1880 में अपॉइंट कर दिया गया। और 1882 में वेटनरी कॉलेज खोला गया था लाहौर में, जो इस समय कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। पाकिस्तान कब अलग हुआ है? 1947 में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया। उस समय ये भारत में ही था। तो वेटनरी कॉलेज पहला कब खोला गया? 1882 में। अब यहाँ पे देखिए 1906 में हम लोगों ने FRI की स्थापना की। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी फॉरेस्ट के अध्ययन के लिए हम लोगों ने क्या खोला? हम लोगों ने FRI की स्थापना की। देहरादून में है ये। और 1901 से 1905 के बीच में हम लोगों ने 6 एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश किए थे। एक पुणे में था, एक कानपुर में था, शाहबौर, नागपुर, ललियालपुर और कोयम्बटूर। इन 6 एग्रीकल्चर कॉलेजों को खोला था 1901 से 1905 के बीच में। 1901 में हम लोगों ने पहला इरिगेशन कमीशन भी अपॉइंट किया। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब आया था? 1901 में। पहले एंटमोलॉजिस्ट भी अपॉइंट किए गए 1901 में, जिनका नाम था न्यूनेल डी निशीवेल्डी। 1903 में मॉडल विलेज रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्च कर दी डेनियल हैमिल्टन ने।
1903 में। और 1903 में जो है सेकंड एंटमोलिस्ट अपॉइंट कर दिए गए एच.एम. लेफरॉय। आगे देखिएगा 1905 में आईएआरआई की स्थापना हुई पूसा बिहार में, जिससे 1934 में वहाँ पे बाढ़ की समस्या आ गई और भूकंप की समस्या आ गई, जिसके कारण 1936 में इस आईएआरआई को नई दिल्ली में, पूसा रोड नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। आगे देखिएगा 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट चला, एफ.एल. ब्रायनी ने चलाया। 1921 में श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और 1921 में ही मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हेस्ट ने चलाया। और 1921 में ही सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये वहाँ पे क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा एक रॉयल कमीशन अपॉइंट की गई, रॉयल कमीशन में क्या बात रखी गई थी, एक ऐसी बात रखी गई थी कि किसी ऐसी संस्था का निर्माण करो जो सारे एग्रीकल्चर कॉलेज जो है उनको गाइड करे, यानी जितने भी कृषि से संबंधित काम हो रहे हैं उनको गाइड करने के लिए किसी एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए। तो यहाँ पे इसके हेड कौन थे, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के लॉर्ड लेलन लिथगो इसके हेड थे। इसकी रिपोर्ट 1928 में सबमिट हुई और 1929 में इसी रॉयल कमीशन के तहत आईसीएआर की स्थापना कर दी 16 जुलाई 1929 को। इसीलिए 16 जुलाई को हम आईसीएआर दिवस मनाते हैं। आप पे देखिए 1936 में क्या हुआ, 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी बनाई गई। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी बनाई गई। 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगाओ, जो फील्ड रहा। फील्ड होने का कारण क्या था, देखिए 1940 के आसपास ही हमारे यहाँ खाने की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, खाने की कमी पड़ रही थी। तो 1942 में हम लोगों ने ग्रो मोर फूड यानी ज़्यादा से ज़्यादा भोजन उगाओ इसलिए कार्यक्रम चलाया। लेकिन 1943 में हमारे यहाँ अकाल भी पड़ गया। समस्या तो पहले से ही चल रही थी खाने की, लेकिन 1943 में हमारे यहाँ अकाल भी आ गया। तो हमने क्या किया, तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ये जो ग्रो मोर फूड कैंपेन है वो फेल हो गया। ग्रेट बंगाल फेमन आया था, उस समय इतनी बुरी कंडीशन थी कि आप लोग अगर उस समय की एक किताब है उसमें अगर आप लोग उसकी चर्चा पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने को मिलता है, उसमें लिखा हुआ है कि उस समय इतनी कमी थी कि माताओं के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो तड़प रहे थे भूख के मारे। तो उनकी तड़प को ना देखते हुए उन्होंने उनको जिंदा ही नदी में फेंक दिया, यानी तड़पता मरता हुआ ना देखने के कारण जिंदा ही उनको फेंक दिया गया। तो कितना बुरा हाल रहा होगा उस समय, कब, 1943 में, 1943 में, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ से अनाज ले जाके सब अपने यहाँ कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ जो है वो अनाज की कमी पड़ गई, और ये तो था ही, रोग तो था ही, तो इसके कारण भी फसल चौपट हो गई। कारण अंग्रेज़ों वाला भी था, उन्होंने भी हमारे जो अनाज है वो अपना यहाँ ले जाके इकट्ठा कर लिया था जाके, तो हमारे यहाँ कमी हो गई। तो ये किससे होता है, ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है। ये किससे होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, धान के ब्राउन स्पॉट डिजीज, भूरा धब्बा रोग। आगे देखिएगा, आगे है 1945 में इंडियन विलेज सर्विस इस्टेब्लिश की गई ए.टी. मूसर और बी.एन. गुप्ता के द्वारा, 1946 वाला इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ये कहाँ पे बनाया गया, ये फरीदाबाद हरियाणा में बनाया गया। फरीदाबाद हरियाणा में। क्वारंटीन तो आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना के समय बहुत चला था कि जो कोई बाहर से आए उसको क्वारंटीन कर दो 14 दिन के लिए। तो इससे क्या होता था, इससे 14 दिन की उसकी कोरोना की साइकिल थी, यानी 14 दिन में कोरोना मर जाता था। तो इसके कारण उसको क्वारंटीन किया गया 14 दिन तक। अगर वो कोरोना से ग्रसित होगा तो 14 दिन तक उसका कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इसी वजह से क्वारंटीन किया गया। और हमारे यहाँ कृषि में इसकी क्वारंटीन की क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई देश ये चाहेगा कि हमारे यहाँ कोई नया डिजीज आ जाए, पहले से ही इतनी बीमारियाँ हैं तो नया डिजीज़ क्यों कोई चाहेगा। तो क्या करते हैं, अगर बाहर से हम लोग कोई सीड वगैरह मंगाते हैं तो उसको पहले क्वारंटीन करते हैं। पहले एक साइकिल होती है, उसमें क्वारंटीन में रखा जाता है, जितने दिन के लिए वो डिजीज़ की साइकिल हो उतने दिन तक उसको क्वारंटीन कर देते हैं। क्वारंटीन करने पे अगर उसके अंदर कोई रोग आ भी गया होगा तो वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे देश तक वो बीमारी नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से करते हैं क्वारंटीन। तो ये कहाँ पे बनाया गया, ये फरीदाबाद हरियाणा में बनाया गया 1946 में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में है, ये भी 1946 में बना।
फिरका डेवलपमेंट जो है वो मद्रास गवर्नमेंट और टी प्रकाशन के द्वारा चलाया गया 1946-47 में, यानी 46 खत्म हो रहा था और 47 शुरू हो रहा था। अब जनवरी 1948 में बनाया गया गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। यहाँ पे देखिए इस समय बहुत सारे देखिए संगठन बनाए गए थे 1945 में, जब सेकंड विश्व युद्ध खत्म हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तब बहुत सारे संगठन बनाए जाने लगे। तो 1948 में बन रहा था एक WTO, यानी ट्रेड ऑर्गेनाइज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार के लिए एक संगठन बनाने की बात हो रही थी। तो इसमें क्या अमेरिका जो है, अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि हम भारत जैसे विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ हम व्यापार नहीं करना चाहते। तो उसने इस मांग को खारिज कर दिया। तो फिर यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे बना था गाट, गाट बनाया गया था, जिसमें अमेरिका जो है, अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था, बाद में शामिल हो गया। 1995 में इसका नाम जो है, 1995 में इसका नाम WTO कर दिया गया गाट का। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने चला दिया। 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला। 2 अक्टूबर 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चलाई गई। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला AICRP जो है वो मेज पे आया था। पहला AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ पे आया था, मेज पे आया था, तो 1957 में। और 1958 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया अंडर UGC एक्ट 1956 के तहत। 1956 के तहत नाफेड की स्थापना कब हो गई, 1958 में नाफेड की स्थापना हो गई, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ, पंचायती राज की स्थापना हो गई। 3 टायर सिस्टम था पंचायती राज कमेटी का, पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम किसकी रिकमेंडेशन पर, बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन पर। ये किसने, इसके वो देखो, सबसे पहला पंचायती राज की स्थापना कहाँ पे शुरू हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू की थी। अब 1960 की बात करें देखो, तो 1960 में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल दिया गया। क्या पे GV पंत, उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत थे। तो उस समय उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में ही था, अलग नहीं हुआ था। तो उन्हीं के नाम पे GV पंत यूनिवर्सिटी खोल दी गई। कहाँ पे, पंतनगर उत्तराखंड में, जो इस समय उत्तराखंड में पड़ती है। उस समय उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। कब अलग हुआ है, 2000 में अलग हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, और कौन से पैटर्न पे खोली गई थी, तो लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ यूएसए के लैंड ग्रांट सिस्टम के पैटर्न पे। 1960-61 में IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया, जिसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन, 1963 NSC इंपॉर्टेंट है। ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1964। नीलोखेरी प्रोजेक्ट चलाया गया 1965 में, जिसको मजदूर मंजिल के नाम से भी जानते हैं, SK डे ने चलाया था। और 1966 में देखिए, 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला। 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला। और 1965 में क्या हुआ, 1965 में AICRP जो है वो अदर क्रॉप्स के लिए स्टार्ट की गई। अदर एरिया, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1965 वाला छोड़ दीजिए। 1965 में पहले DG बने थे ICAR के डॉक्टर BP पाल। अब आगे बात करते हैं, 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला दिया। और 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ईयर कौन सा था, 1966-67। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हमने सोचा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर डालो उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करो, लेकिन हमको प्रोडक्शन क्या चाहिए, प्रोडक्शन हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। केवल प्रोडक्शन की बात की जा रही थी उस समय, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय। अब यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्शन की बात क्यों की जा रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन आज़ादी के बाद बढ़ रही थी तेज़ी से, और हमारे पास अनाज की कमी होती जा रही थी। लैंड जो है, लैंड तो सीमित थी, लेकिन अनाज की कमी होती जा रही थी। तो हमको कैसे प्रोडक्शन को, अनाज की पूर्ति को कैसे करना है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी। तो यहाँ पे देखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966-67 हो गया। उसके बाद मिनीकिट प्रोग्राम जो है, मिनीकिट प्रोग्राम 1971, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे AICRP स्टार्ट हुआ 1971 में। और स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी एफडा कब, 1971 भी याद रखिएगा आप लोग। मिनीकिट प्रोग्राम, AICRP ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे और स्मॉल फार्मर के लिए डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई 1971 में। और ARS जो है, ARS 1973 में स्टार्ट किया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस।
प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में चला। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74। T&B सिस्टम जो है वो डेनियल बेन्योर ने चलाया था। ये इंपॉर्टेंट है। T&B सिस्टम कब चलाया गया? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम 1974 में। ये भी पूछ लेता है कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो इजराइल में हुई थी। कहाँ पे? इजराइल। ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड में पूछा जाए तो इजराइल, और इंडिया में पूछा जाए तो कहाँ पे? राजस्थान के चंबल एरिया, राजस्थान में, और मध्य प्रदेश के चंबल एरिया में। पहले नंबर पे इंडिया में पूछा जाए तो राजस्थान, और वर्ल्ड में पूछा जाए तो इजराइल। सिस्टम में होता क्या था? तो T&B सिस्टम में ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसका विजिट भी किया जाएगा, उसकी देखरेख भी की जाएगी। और कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1974 में, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1974 में, 1974 में भी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भी हुई मोहन सिंह मेहता की। किसकी सिफारिश पे? मोहन सिंह मेहता की सिफारिश पे की गई थी। पहला KVK पौंडचेरी में खोला गया था। कब? 1974 में, जो TNAU के अंडर में आता है। अब यहाँ पे देखिए, आपने अभी ऊपर सुना बलवंत राय मेहता। 3 मेहता हो गए ना? कौन कौन से? एक तो हो गए आपके बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। एक आपके अशोक मेहता, और ये KVK की स्थापना करने वाले मोहन सिंह मेहता। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिए। बलवंत राय मेहता जो थे उनका 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज सिस्टम का। अशोक मेहता जो थे उनका 2 टायर सिस्टम था, उन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात की थी। और जो मोहन सिंह मेहता जो हैं, उन्होंने KVK की स्थापना की सिफारिश की थी। किसकी? KVK की स्थापना जो है वो मोहन सिंह मेहता की सिफारिश पे की गई है। पहला KVK पौंडचेरी में खोला गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया। अंत्योदय योजना 1976, और NAARM जो है हैदराबाद में है, कब खोला गया? 1976 में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, NAARM 1976। अशोक मेहता ये हैं, देखिए अशोक मेहता ने 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम को दिया था 1976 में। 1959 में स्थापना हुई थी 3 टायर सिस्टम की। 1976 में उन्होंने 2 टायर सिस्टम दिया। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1969 आप लोगों को अभी पढ़ाया गया था 1959। तो 1959 में 3 टायर सिस्टम आया, और 1976 में जो अशोक मेहता हैं उन्होंने 2 टायर सिस्टम दिया। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78। पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो 1978 में चलाया गया। ट्राइसेम इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेम 1979, 1979 में ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ट्रेनिंग के लिए। और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये भी 1979 में। लेव टू लैंड प्रोग्राम जो है वो 1 जून 1979 को चला था। देखिए ICAR की स्थापना 1929 में हुई। 1929 में हुई, तो लेव टू लैंड प्रोग्राम चला दिया इन्होंने अपने गोल्डन जुवेनाइल ईयर पे, जब इनके 50 साल पूरे होने वाले थे। तो 50 साल वैसे तो 16 जुलाई को पूरे होते, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बर्थडे थोड़ा पहले मना लिया, और 1 जून को ही क्या किया, 1 जून को ही लेव टू लैंड प्रोग्राम चला दिया गया। 1 जून 1979 को। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। आगे देखिएगा, द्वाकरा 1982, और नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुई। एग्रीकल्चर वालों को लोन कौन देगा, कौन कर्ज देगा? तो नाबार्ड देगा 1982 में। 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1985, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1985। इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989। महिला समृद्धि योजना 1904। इंदिरा आवास योजना 1985। आगे देखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेशनल जीन बैंक कहाँ पे है? नेशनल जीन बैंक नई दिल्ली में है। ये 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल जीन बैंक नई दिल्ली में है, 1996 में स्थापना हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उनकी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब हुई? 1998 में। और
किसान कॉल सेंटर की शुरुआत बाद में हुई है। पहले हम लोगों ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बना देते हैं ताकि किसानों को थोड़ा बहुत लोन मिल जाए, तो क्या किया, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कर दी, केसीसी स्कीम। अब यहाँ पे देखिएगा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999, अंत्योदय अन्ना योजना 2000, अंत्योदय अन्ना योजना 2000, ISOPOM इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, ये कब, 2004 में। अब इसको इस नाम से जानते हैं, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, आगे अगर बात करें तो भारत निर्माण, यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन मई 2005 में, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जिसे अब MIDH के नाम से जानते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के नाम से, कब हुआ, 2014 में। अब यहाँ पे देखिएगा नेशनल बम्बू मिशन जो है वो 2006 में, नेशनल बम्बू मिशन 2006 में। मनरेगा 2006 में चला, मनरेगा भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, और फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों के दोनों अगस्त 2007 में हैं। यहाँ पे देखिए NHM जो था, अभी आप लोगों को बताया, NHM को अब MIDH के नाम से जानते हैं, कब, अप्रैल 2014 से। NHM कब बना था, 2005 में। अब ICAR के इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ICAR देखिए 1926 में सबसे पहले रॉयल कमीशन गठित की गई, जिसके हेड थे लॉर्ड लिथिगो, और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि कोई एक ऐसी संस्था बताओ, कोई एक ऐसी संस्था बनाओ जो क्या करे, जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च हैं उनको प्रमोट करे, गाइड करे और कोऑर्डिनेट करे, एग्रीकल्चर रिसर्च पूरे इंडिया में। तो इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए 1928 में रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, जिसके तहत 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना कर दी। कब, 16 जुलाई 1929 को, किसके तहत, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के तहत। इसको एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड किया गया था, पहले इसको एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया था। मार्च 1946 में क्या हुआ, मार्च 1946 में एक आए जोगिंदर सिंह, इसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको इम्पीरियल नाम अच्छा नहीं लगता, इम्पीरियल हमको हटाना है और उसकी जगह इंडियन जोड़ना है। तो क्या किया इन्होंने कहा, अब हम लोग क्या हैं, हम लोगों ने कहा जो आप कहेंगे वही मान लेंगे। तो तब से हम लोग क्या कहने लगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इम्पीरियल को हटा दिया। अब 1965 में पहले DG बन गए ICAR के डॉक्टर BP पाल, डॉक्टर BP पाल जो हैं वो पहले DG बन गए। इन्होंने ही AICRP को ऑर्गेनाइज किया था 1966 में। 1966 वाला, यहाँ पे देखिए 1966 में क्या हुआ, ICAR जो है वो पूरी तरह से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया, यानी स्वायत्त वाला ऑर्गेनाइजेशन बन गया। 1929 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एक सोसाइटी की तरह बना था, लेकिन 1966 में ये पूरी तरह से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया, यानी फुली स्वामित्व वाला ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम, किसके रिकमेंडेशन पे, एग्रीकल्चर रिव्यू टीम, एक एग्रीकल्चर की रिव्यू टीम आई थी, उसने कहा कि इसको पूरी तरह से स्वायत्त वाला ऑर्गेनाइजेशन बना दो। तो क्या हुआ, 1966 में बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1972 में क्या हुआ, गजेंद्र गाड़कर कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इसका रिव्यू करने के लिए गजेंद्र गाड़कर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1973 में सबमिट की, 1973 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब यहाँ पे देखिएगा 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, और 1973 में ही ERS भी स्टार्ट कर दिया। 1973 में ही क्या हुआ, द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB भी स्टार्ट कर दिया गया गजेंद्र गाड़कर कमेटी के तहत, जो इसकी रिव्यू करने आई थी। अब यहाँ पे देखिएगा ICAR का प्रेसिडेंट कौन होता है, तो ICAR का प्रेसिडेंट जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है, वर्तमान में कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। DG डायरेक्टर जनरल कौन है ICAR के डायरेक्टर जनरल हिमांशु पाठक हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहले प्रेसिडेंट ICAR के बने थे सर मोहम्मद हबीबुल्ला। आगे देखिएगा अब IARI के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो IARI जो है वो 1905 में इस्टेब्लिश हुआ। 1905 में ये पूसा बिहार में इस्टेब्लिश किया गया था, लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी में। पहले ये जो था, पहले वेस्ट बंगाल में था। हेल्प
ये जो है IERI, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप लोग अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए, वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये जो है ये बनाया गया था, एक अमेरिका के थे, अमेरिका के नागरिक थे, हेनरी फिलिप्स। हेनरी फिलिप्स एक अमेरिका के नागरिक थे, उन्होंने 9 लाख रुपए इसमें दान किए थे, जिसके कारण इस बिल्डिंग का नाम पहले क्या था, इस बिल्डिंग का नाम पहले फिलिप्स लेबोरेटरी और नौलखा था। फिलिप्स लेबोरेटरी या नौलखा नाम था इसका। 1911 में इसका नाम बदल के इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ। और 1923 में क्या हुआ, 1923 में इसने डिप्लोमा देना शुरू कर दिया। 1934 में मेजर अर्थक्वेक आया, यानी भूकंप आया और बाढ़ आई, जिसके कारण ये बिल्डिंग डैमेज हो गई, पूछा बिहार वाली। तो 1936 में इसको हमने क्या किया, नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। अब 1936 में ही इसके पहले डायरेक्टर बन गए, पहले इंडियन डायरेक्टर जो हैं वो बी विश्वनाथ 1936 में बन गए। 1958 में इसको UGC एक्ट 1956 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। और 1947 में हमने इसका भी इम्पीरियल हटा दिया, इम्पीरियल हटा के क्या कर दिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। अब बात कर लेते हैं आगे की। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अब अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल एरिया इसका कितना है, 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल रिपोर्टिंग एरिया की बात करें तो 306 मिलियन हेक्टेयर, और डिग्रेडेड लैंड यानी खराब पड़ी भूमि है 187 मिलियन हेक्टेयर। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आप लोग ये छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141.6% इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। अब मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन पूछिए तो ट्यूबवेल के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। 48.51% सिंचाई जो है वो ट्यूबवेल के द्वारा होती है। उसके बाद जो है कैनाल यानी नदियों के द्वारा, कैनाल का मतलब होता है नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है 22.96%। अब फॉरेस्ट एरिया कितना है इंडिया का, 21.71% है 2021-22 की डेटा के अनुसार। ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान का है 10.41%। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है। देखिए पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश। और अगर जनसंख्या के मामले में बात करें तो जनसंख्या के मामले में हम यूपी वाले सबसे आगे हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। भारत भी, दुनिया की बात करें तब भी भारत सबसे आगे है, और अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हम लोग यूपी वाले सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर पे, ये तो हो गया ना, ऊपर तक हुआ है। हाँ, दूसरे नंबर पे MP आ गया। हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया भी मध्य प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश का है। यानी देखिए दूसरे नंबर पे ज्योग्राफिकल एरिया मध्य प्रदेश का, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो अब भी मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे पल्स प्रोडक्शन की बात करें, सॉरी पहले नंबर पे पल्स प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश है। अब ग्रैंड प्रोडक्शन में पहला यूपी है, और मोटे अनाज के प्रोडक्शन में पहला राजस्थान है। दूसरे नंबर पे ग्रैंड प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है। बीट प्रोडक्शन में पहला यूपी है, दूसरे नंबर पे बीट प्रोडक्शन में पंजाब है। सोयाबीन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। मस्टर्ड एंड रेपसीड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, टोटल जितना ग्लोबल वाटर है उसका 0.001% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वाटर वेपर के रूप में। अब एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन की बात पर करें तो 1000 mm है। और रेनफॉल इंडिया की बात करें तो इंडिया की रेनफॉल जो है वो 1194 mm या 1200 मिलीमीटर। और इनको सेंटीमीटर में देखें तो एक जीरो हटा दो पीछे से, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम में देखें तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर इसका अगर वॉल्यूम में देखें तो। अब देखिए प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में क्या अंतर होता है। रेनफॉल यानी बारिश के रूप में कितना हमारे यहाँ नीचे पानी आ रहा है, और प्रेसिपिटेशन में हर एक फॉर्म में हो जाएगा, जैसे ओले के फॉर्म में हो गया, कोहरा के फॉर्म में हो गया, ओस के फॉर्म में हो गया, यानी सभी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में चाहे पानी आए, पानी आना चाहिए, तो वो सारा का सारा मिला के क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, किसी भी फॉर्म में पानी का ज़मीन पे आना। और रेनफॉल भी एक तरह का क्या है, प्रेसिपिटेशन है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा एरिया इरिगेशन के अंडर किसके अंदर है, गंगा बेसिन के अंदर। मैक्सिमम ड्रिप इरिगेशन एरिया महाराष्ट्र का है। सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है।
सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन कौन करता है, तो पौंडीचेरी करता है। अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की बात करें, स्टेट की बात करें तो पंजाब करता है। और सबसे ज़्यादा अगर वैसे पूछें, किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नहीं, वैसे पूछें, वैसे सबसे ज़्यादा खपत कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये कर लेता है। अब यहाँ पे देखिएगा एवरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन इंडिया। इंडिया का एवरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन कितना है, 137.15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, इरीगेशन के अंडर सबसे ज़्यादा एरिया पंजाब का है, 92.7% कल्टिवेटेड एरिया इरीगेटेड है। फूड ग्रेन सीरियल प्लस पल्सेस प्रोडक्शन में इंडिया, ये डेटा जो है डेटा बदलता रहता है, तो डेटा आप लोग अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा ऑयल सीड प्रोडक्शन में, ऑयल सीड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप का है, सोयाबीन का है, उसके बाद मस्टर्ड का है। यहाँ पे देखिएगा पोटैटो जो है, पोटैटो प्रोडक्शन इंडिया में, पोटैटो प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑनियन और टोमेटो। सब्जियों में सबसे ज़्यादा पोटैटो, उसके बाद ऑनियन, उसके बाद टोमेटो, यानी पॉट से याद रख सकते हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पोटैटो, उसके बाद ऑनियन, उसके बाद टोमेटो का होता है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में सबसे ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन होता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका मैंगो, आपका प्यारा सा आम। अब यहाँ पे देखिएगा एरिया अंडर फ्रूट एंड वेजिटेबल इन इंडिया 11.30 मिलियन हेक्टेयर। अब यहाँ पे देखिएगा मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट कौन है वाटर में, आर्सेनिक है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ओजोन का लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। देखिए सबसे नीचे कौन होती है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर होती है। 4 लेयर होती है ना ये। अब थर्मोस्फीयर में भी 2 होती हैं, एक आयोनिक होती है जिसमें आयनिक रेडिएशन पाई जाती हैं। थर्मोस्फीयर जो है वो 1600 किलोमीटर तक होती है ना सबसे ऊपर। अब इसमें 2 लेयर होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है ओजोन का वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी जंगल बचाओ कार्यक्रम कब चलाया गया, ये एक्ट चला 1980 में। सेल्फ प्योरीफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, बीओडी टेस्ट, वाटर के सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिए बीओडी टेस्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट एंड वाटर प्योरीफिकेशन कौन सा है, क्लोरीन है। गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, SO2 एंड NO2। पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स कौन है, जो पॉल्यूशन ना करे, पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव है पेट्रोल की तरह, पेट्रोल की जगह पे हम यूज कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, प्रोपेन का। भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने सुना होगा, 1984 में हुई थी। जिस कौन से कौन से इंसेक्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट से हम लोग कार्बेरल इंसेक्टिसाइड बना रहे थे। और एक फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में लिखी है, रचेल कार्सन ने। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक, यानी सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 12 जुलाई 1982 को। RBI की स्थापना 1 जुलाई 1935 को हुई थी। यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन आर, और इनका RBI का वो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में किया गया। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के बने होते हैं। ओजोन के डेप्लीशन में सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा हाथ किसका है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। 1 मोल CFC जो है वो इसके ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। 1 मोल ओजोन, 1 मोल CFC 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देगी। आग बुझाने वाले सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 19.9% है। 19.9% है। हमको क्या करना, हम तो चाह रहे हैं इसका 4% ही बचे, लेकिन हमारा क्या हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो भैया, प्रोडक्शन हमको ज़्यादा चाहिए। पिलाव विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल इज मोल्ड बोर्ड पिलाव। 4% ही बचेगा, तो बाकी का 96% हम लोग कहाँ से लेंगे, और चीज़ों से हम लोग अपना GDP का कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा पिलाव जो है, पिलाव विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, मिट्टी को पलटने के लिए मोल्ड बोर्ड पिलाव का यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जो है वो केवल और केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है।
मोल्डवर्ड प्लाव को मिट्टी पलट हल के नाम से जानते हैं। पेस्टिसाइड कंजम्पशन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश का है। प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है? प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान। टोटल केवी के 731 हैं। हाईएस्ट केवी के 2022 की बात करें तो हाईएस्ट केवी के उत्तर प्रदेश में है 89। टोटल केवी के राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में 47 हैं। आगे बात करें तो प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीएआर के वर्तमान में डीजी कौन है? हिमांशु पाठक हैं। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड, अभी अभी कौन से पेस्टिसाइड बैंड किए गए हैं? इंडोसल्फान जो है वो 2013 में कर दिया गया। बेनोमिल, कार्बेरल, डाइथान, फेंथियोन, मिथाइल पैराथियोन 2000, ये सारे 2018 में बैन कर दिए गए। 2020 तक ये इंसेक्टिसाइड बैन कर दिए गए हैं। फोरेट, फॉस्फोमिडान, डेक्लोफास, एलाक्लोर, टाइजोफास, ट्राइक्लोरफॉर्म, ये सारे जो हैं इंसेक्टिसाइड बैन कर दिए गए हैं। सारे के सारे इंसेक्टिसाइड बैन कर दिए हैं, फिर भी ये जो हैं आप लोगों को मिल जाते हैं मार्केट में धड़ल्ले से। यहाँ पे देखिएगा, ऑन विच क्रॉप विच फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड, पहला AICRP मेज पे 1957 में। पहला NRC जो है वो किसके लिए बनाया गया? जूनागढ़ गुजरात में ग्राउंडनट मूंगफली के लिए बनाया गया। मूंगफली कौन खाता है? मूंगफली गुजराती खाते हैं। तो ये कहाँ पे बना दिया गया? गुजरात में बना दिया गया, जूनागढ़ गुजरात में। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, वैसा कोई वो नहीं है कि गुजराती खाते हैं, हम लोग भी तो खाते हैं। आप लोगों को केवल याद करने के लिए बता रहे हैं। वैसे आप लोग इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो क्या है? बायोस्फीयर है। चाहे वो लैंड मान लो, चाहे ओशियन मान लो, और चाहे एटमॉस्फेयर मान लो, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? बायोस्फीयर बोल देंगे। अब देखिए, जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको फोटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी प्रोड्यूसर होते हैं वो। उन्हीं से तो हम लोग अपना पेट भरते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम लोग मनुष्य क्या करते हैं? जाके उनसे उनका भोजन लेके अपने पेट की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, गाट जो है, गाट प्रपोजल में सुई जेनरिस जो है बर्ड यूज हुआ था, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इस सिस्टम ऑफ इट्स ऑन। इंडिया बॉर्न। गाट कब बना था? गाट 1948 में बना था। 1995 में ये WTO के नाम से जाना गया। गाट होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। देखिए, नीम पेटेंट जो है वो हम लोगों ने अमेरिका की ग्रेस कंपनी, GR ग्रेस कंपनी से जीत लिया है। कब? मार्च 2005 में हम लोगों ने केस कर दिया कि ये नीम पेटेंट तो हमारा है, और हम लोगों ने क्या किया? इसको जीत लिया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, नॉर्थ इंडिया में कभी कभी सर्दियों के समय बारिश हो जाती है। वो किसके कारण होती है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। यानी क्या होता है इसमें? जो वेस्टर्न कंट्री होती हैं वहाँ से हवाएं आती हैं और उन्हीं के साथ क्या आ जाता है? बारिश आ जाती है। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है, एग्रीकल्चर के मामले में जो लोन दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूशन करती है, 74%। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक 17% और रूरल बैंक केवल 9% कंट्रीब्यूशन करती है। प्री PG में पूछा गया ये सवाल 2013 में। एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में कब आया? 7520 में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, MSP जो है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? CACP के द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा। वर्तमान में ये 22 क्रॉप्स में दिया जाता है। कितनी? 22 क्रॉप्स में। 22 मैंडेटेड क्रॉप हैं और 14 खरीफ क्रॉप हैं, 6 रबी क्रॉप हैं। 22 मैंडेटेड क्रॉप हैं, जिसमें से 14 क्रॉप किसकी हैं? खरीफ की हैं, 6 क्रॉप रबी की हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप हैं, जूट एंड कोपरा। इनके लिए MSP निर्धारित किया जाता है। और शुगर कैन के लिए आप लोग याद रखिए, शुगर कैन के लिए FRP दिया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइज। यहाँ पे देखिएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम लोग अपने खेत में क्या करते हैं? हम लोग अपने खेत में बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो वो सूख के क्या हो जाता है? ऊपरी ज़मीन के ऊपरी भाग पे इकट्ठा हो जाता है। अब बारिश हो गई तो बारिश होके ये जो जाएगा, ये बह के कहाँ चला जाएगा? नदी, नालों, नहर, कुआं और तालाबों में चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे आप लोगों को एलगी मिल जाएंगे। हरे हरे वो ऊपर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एलगी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है? यानी वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी।
आप लोगों ने यहाँ पे डाला और ये कुएं में चला गया, तालाब में चला गया, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो एल्गी उपज आएंगे, प्लांट उपज आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो उसके अंदर के जीव जो होंगे उस वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसी कारण को उसके नीचे इकट्ठा होने को ही यूटरोफिकेशन बोलते हैं, यानी सुपोषण। ये सुपोषण होता तो नहीं है, होता तो वैसे कुपोषण है, क्योंकि वहाँ पे जो अंदर के जीव होते हैं उन लोगों को लाइट नहीं मिल पाती है, लाइट नहीं मिल पाती। लाइट ये ऊपर वाली प्लांट ही सारी रोक लेते हैं, प्लांट और एल्गी, तो उनको लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होता है, अंदर के जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अगर एक मछली मरती है तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर एक मछली मरने से पूरा तालाब गंदा हो जाएगा तो वहाँ पे जितनी भी मछलियाँ होंगी सारी की सारी मर जाएंगी, तो तालाब का पानी जो है वो किसी भी लायक नहीं बचेगा। तो ये किसके कारण होता है, उनके अंदर लाइट नहीं पहुँच पाती है। इसी को आप लोग कहानी की तरह याद रखिएगा, यूटोरोफिकेशन यही होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे यहाँ जो 85% यूरिया जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन से फुलपूर्ण हो जाती है। यानी यूरिया की रिक्वायरमेंट 85% हम लोग खुद बना लेते हैं, लेकिन हमें फॉस्फोटिक और पोटास फर्टिलाइज़र के लिए हैविली इम्पोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है कि बाहर से आए। इसलिए देखिए, जो यूरिया हमको एमआरपी पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, लेकिन फॉस्फोटिक और पोटास फर्टिलाइज़र के लिए सरकार क्या देता है, सरकार सब्सिडी देता है। सब्सिडी देता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस स्कीम के तहत क्या करता है, सब्सिडी देता है। यानी न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग पे सब्सिडी देगा फॉस्फोटिक और पोटास फर्टिलाइज़र के लिए। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो IARI, NDRI, IBRI, CIFE, AII। देखिए, IARI पूसा नई दिल्ली में है, IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में, IBRI और IBRI और IIBR इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे, मैं भी कंफ्यूज रहता था। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे IBRI बी पहले आ गया, तो यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेटनरी की, यानी पशुओं को हमें स्वस्थ रखना है। पशुओं को स्वस्थ रखना है तभी तो क्या करेंगे, तभी हम लोग उनसे हल चलाएंगे, हल चलाएंगे। और हल क्या उसमें चलाएंगे, खेत में चलाएंगे। खेत में चलाएंगे तो खेत में फिर क्या मिलेगी, सब्जी मिलेगी। यानी पहले हमें पशुओं को स्वस्थ रखना है, यानी वेटनरी के बारे में सोचना है, तभी हमको जाके सब्जी मिलेगी। तो IBRI जो है वो वेटनरी वाला है, पहले भी आ जाए तो वेटनरी वाला, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, इज्जतनगर बरेली में है। और IIBR तो वो वेजिटेबल वाला है, ये कहाँ पे है, बनारस में है। तो ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए उसको। NDRI हमारा करनाल हरियाणा में है। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज एजुकेशन की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। हमारी जो मछलियां हैं वो कहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने जाती हैं, मुंबई में जाती हैं, मुंबई महाराष्ट्र में पढ़ाई करके आती हैं। तो फिशरीज एजुकेशन कहाँ पे बना दिया, मुंबई महाराष्ट्र में बना दिया। AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये इलाहाबाद में है। आगे देखिएगा, CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है। IARI कहाँ है, IARI नई दिल्ली में है। और CARI जो है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। कजरी जोधपुर राजस्थान में है, एरिड जोन के लिए है ये। CIAH एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है। और ये देखिए, CIPHET शिफेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लुधियाना पंजाब में है। क्रीडा कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, क्रीडा हैदराबाद में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। पेंसिल का कलर चेंज कर लो, कहाँ पे है, हैदराबाद में है। अब यहाँ पे देखिए, क्राइजेफ कहाँ पे है, क्राइजेफ जूट एंड एलाइड फाइबर के लिए बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में है। यानी चावल हम लोग खाते हैं, चावल तो कैसे होता है, कटक कटक होता है, तो ये कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में। आगे देखिएगा, CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। और सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। देखिए, जितने भी आप लोगों को वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट कहाँ पे होते हैं, देहरादून में देखने को मिलते हैं आप लोगों को। CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तंबाकू खा खा के आदमी का मुंह कैसा हो जाता है, बंदर जैसा होता है, तो ये कहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, राजमुंदरी, या को नहीं हमको राजबंदरी भी बोल सकते हैं। क्या पे, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। तंबाकू खा खा के आदमी का मुंह कैसा हो जाता है, बंदर जैसा हो जाता है, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश।
IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स सर्विस इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब IGFRI की बात करें, फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में। IGSI इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है, हापुड़ उत्तर प्रदेश। IIPR कानपुर में है, पल्सेस वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में है। शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। और इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है। IIBR आ गया ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी पहले हमको क्या करना है? पहले हमको वेटनरी को देखना है, उसके बाद वेजिटेबल को देखना है। पहले आ जाए IBRI आ जाए तो वेटनरी, IIBR आ जाए तो वेजिटेबल। ये वेजिटेबल वाला बनारस में और वेटनरी वाला इज्जतनगर बरेली में। नीरजाफ्ट कहाँ पे है? नीरजाफ्ट जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, ये कलकत्ता में है। SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। विपकास विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अब एनिमल साइंस से रिलेटेड एंड फिशरीज से रिलेटेड CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल। CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? कोचीन केरला में। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गॉट के ऊपर रिसर्च कहाँ पे होता है? मथुरा में होता है भैया। CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान में है। अब आगे बात कर लेते हैं तो NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी बेंगलोर में है। यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है? तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? एवियन वाला याद रखना है। देखिए, एवियन वाला याद रख लीजिए, और आप लोग इसमें गॉट वाला याद रख लेंगे। उसके बाद आप लोग इसमें ये वाला, ये तीन आप लोग इसमें याद रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, NBPGR इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। सर्वे कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र। NBAGR एनिमल जेनेटिक रिसोर्स की बात करें तो करनाल हरियाणा में। देखिए, करनाल हरियाणा में आप लोगों को बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी भैंसें देखने को मिलती हैं, तो हम लोगों ने एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे बना दिया? करनाल हरियाणा में बना दिया। और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हम लोगों ने नई दिल्ली में बना दिया भैया। अब आगे देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेशनल ब्यूरो कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो मऊ उत्तर प्रदेश में है। आगे अब देखिए, IRRI इंटरनेशनल के कुछ इंस्टीट्यूट बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में 1960 में बनाया गया था। सिमेट कहाँ पे है? सिमेट मैक्सिको में है। इंटरनेशनल सिमेट जो है ये कि मैक्सिकन वर्ड है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, मैक्सिको में है। आइकार्डा कहाँ पे है? एलेप्पो शेरिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई लैंड एरिया, कहाँ पे है? एलेप्पो सीरिया में है। यहाँ पे देखिएगा, एनिमल डिजीज के ऊपर रिसर्च कहाँ होता है? नैरोबी केन्या में होता है। IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल बोर्ड कहाँ पे है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का? तो ये रोम इटली में है। और नेशनल NBPGR कहाँ पे है? तो वो नई दिल्ली में है। अब ABRDC एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट, ये कहाँ पे है? ताइवान में है। अब आगे चलते हैं भैया, यहाँ पे देखिएगा कुछ अदर इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में ही पढ़ लें। नारम कहाँ पे है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में है, आप लोगों को पीछे बता चुके हैं। FRI देहरादून में है। NCERT जो हम लोग NCERT पढ़ते हैं वो कहाँ से आती हैं? नई दिल्ली से आती हैं, नई दिल्ली में उनका मुख्यालय है भैया। NRCWS नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बीड साइंस जबलपुर मध्य प्रदेश। आगे देखिएगा, डायरेक्ट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। वुमेन एंड एग्रीकल्चर के लिए NRC कहाँ पे बनाया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाया गया। और प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, ये पटना बिहार में। प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद तेलंगाना में। और प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च, ये नई दिल्ली में। और प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बीट रिसर्च करनाल हरियाणा में, जिसको अब IIWBR के नाम से जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो गाजियाबाद में है। और नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें
तो ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डीपा कहाँ है, डीपा नई दिल्ली में है, डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर। एनबीबी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना। अब आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में है। अपेड़ा, अपेड़ा कहाँ पे है, अपेड़ा किसके लिए होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली में है। नाफेड, नाफेड कब बना, अक्टूबर 1958 में। नाबार्ड 12 जुलाई 1982। अब देखिए गाट आ गया, गाट ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो इनको हम छोड़ देते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन फरीदाबाद हरियाणा में है। अब देखिए कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, तो हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड जो है वो किसी क्रॉप साइंस में कोई रिसर्च पब्लिश करने के लिए दिया जाता है। पंजाब राव देशमुख अवार्ड जो है वो वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड पीएचडी में अच्छा काम करने पर दिया जाता है। जगजीवन राम किसान अवार्ड अगर कोई किसान अच्छा काम करता है, कोई इनोवेटिव फार्मर होता है यानी कुछ नया करता है, तो उन लोगों को जगजीवन राम किसान अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चौधरी चरण सिंह अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, चौधरी चरण सिंह अवार्ड। अब आगे देखिएगा, कुरुक्षेत्र जो है वो नई दिल्ली से आती है, करंट साइंस बेंगलोर से आती है और साइंस रिपोर्टर नई दिल्ली से आती है। अब एग्रीकल्चर में कुछ एक्सपर्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो हैं बात करें, अब तो देखो बहुत देर हो गई बोलते बोलते, मुंह में दर्द भी होने लगा थोड़ा, और 20 पेज भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, 20 पेज ही डेली पढ़ेंगे। तो एम एस स्वामीनाथन देखियो, एम एस स्वामीनाथन बीट ब्रीडर हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में इनको एम एस स्वामीनाथन को फादर कहा जाता है। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में किसको फादर कहा जाता है, एनी बोरलॉग को कहा जाता है, एनी बोरलॉग। ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया इनको 1987 में FAO के द्वारा, और इनको मिलेनियम प्राइज भी मिला है। मिलेनियम प्राइज जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। फॉर्मर का मतलब होता है पहले रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। एक 88वीं नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड की गई थी 3 से 6 जनवरी 2001 के बीच में, कहाँ पे, IRI न्यू दिल्ली में, वहीं पे इनको मिलेनियम फूड प्राइज दे दिया गया। अब ये देखिए, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया के भी एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने बीट रिवॉल्यूशन बुक लिखी है, बीट रिवॉल्यूशन बुक जो है वो इन्होंने ही लिखी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, जो एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म तो विलियम गॉड ने दिया, लेकिन एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म जो है वो MS स्वामीनाथन ने ही दिया है। अब आगे बात कर लें भैया, तो आगे देखिए, इनको पहला वर्ल्ड का एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया। वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर प्राइज जो है वो MS स्वामीनाथन को ही दिया गया। कब, 2018 में दिया गया था। अब बात करें एनी बोरलॉग की, तो एनी बोरलॉग ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में इनको माना जाता है फादर, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के पप्पा वर्ल्ड में किनको माना जाता है, तो वो एनी बोरलॉग को माना जाता है। ये एक अमेरिकन बीट साइंटिस्ट थे और प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी थे। इन्हें नोबल पीस प्राइज दिया गया। नोबल प्राइज देखिए एग्रीकल्चर में तो नहीं दिया जाता, तो इनको किस क्षेत्र में दे दिया गया, शांति के क्षेत्र में दे दिया गया। पीस प्राइज दिया गया शांति के क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्गीज कुरियन जो हैं, वर्गीज कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया का फादर कहा जाता है, यानी सफ़ेद क्रांति के पप्पा के इनको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इन्होंने तो दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में अपना भौकाल ही जमा दिया। ये जो हैं NDDB के एक्स में चेयरमैन भी रहे हैं, NDDB जो आनंद गुजरात में, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन फ्लड ला दिया। इन्होंने अपना एकदम भौकाल के साथ ऑपरेशन फ्लड ला दिया। कब से कब तक, 1970 से 1996 के बीच में, यानी दुग्ध का उत्पादन जो है वो बहुत बढ़ा दिया। मैग्सेसे अवार्ड दे दिया इनको 1963 में। वर्ल्ड फूड प्राइज भी दे दिया 1989 में। अब आगे बात करते हैं, SK वासल जो है वो मेज ब्रीडर हैं। इन्होंने कहाँ पे काम किया है, सीमेंट में वर्क किया है। सीमेंट मैक्सिको में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिल गया भैया। इन किसके लिए मिला था, इन्होंने क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया। क्या बनाया, क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया, जो अमीनो एसिड में रिच होता है। कौन कौन से अमीनो एसिड,
ट्रिप्टोफैन और लाइसिन में, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन में। डॉक्टर के.एल. चड्डा कौन है? के.एल. चड्डा पोमोलॉजिस्ट हैं। इनको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में किसको फादर कहा जाता है? के.एल. चड्डा को। आर.एस. परोड़ा फॉरेज ब्रीडर हैं, यानी चारा ब्रीडर हैं ये। डीजी ऑफ आईसीआर के डीजी भी रह चुके हैं ये भैया। अब अमृता पटेल जो हैं वो एनडीडीबी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। अब संजय राजाराम जो हैं एनडीडीबी की चेयरपर्सन कौन? अमृता पटेल। संजय राजाराम इंटरनेशनल वीट ब्रीडर हैं, इनको चाइना फ्रेंडशिप मॉडल मिला। जीएस खोस, जीएस एस से याद रखिएगा कौन है? जीएस खोस। एस से याद रखेंगे, इन्होंने सुपर राइस बनाया। फादर ऑफ सुपर राइस किसे कहा जाता है? जीएस खोस को कहा जाता है। राइस ब्रीडर हैं, इन्होंने सुपर राइस बनाया है भैया, सुपर राइस। हाइब्रिड राइस किसने बनाया? बाइएल पिंग ने बनाया, बाइएल पिंग ने बनाया हाइब्रिड राइस। और सुपर राइस किसने बना दिया? जीएस खोस ने बना दिया। अब यहीं तक आप इस क्लास में जो है यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में एक बार कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। चाहे पॉजिटिव करिए चाहे नेगेटिव करिए, यानी अगर कोई हमारी कमी है तो आप लोग उसको बताइएगा, आगे की क्लास में उनका सुधार किया जाएगा। और नहीं है कोई कमी है, अच्छी लगी है, तो पॉजिटिव कमेंट करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को दूसरी क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।